Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will study about D-dimer. D-dimer is a hematological test that is used to detect the blood clot formation in our body. It is a small protein fragment present in blood after a blood clot is degraded by fibrinolysis. अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो डी डायमर एक प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में तब आता है जब कोई ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो. It is so named because it contains two cross-linked fragments of fibrinogen protein. अब इसको D-dimer इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हमारे पास दो क्रॉस लिंक फ्रेगमेंट्स आ रहे होते हैं फिब्रिनोजन प्रोटीन के. इसको यहाँ पर अगर हम लोग समझें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ रहे हैं दो फिब्रिन के फ्रेगमेंट जो कि हैं अनस्टेबलाइज फॉर्म में, अनस्टेबलाइज फॉर्म में फिब्रिन के फ्रेगमेंट्स. ठीक है, अब ये कन्वर्ट होंगे स्टेबलाइज फिब्रिन में या आप कह सकते हैं फिब्रिनोजिन में विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 13A. फैक्टर 13A इस फिब्रिन अनस्टेबलाइज फिब्रिन को कन्वर्ट करना है स्टेबलाइज फिब्रिन में बाय एस्टैब्लिशिंग और कंस्ट्रक्टिंग क्रॉस लिंकिंग बिटवीन देम. अब इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये हमारे पास बन गया है स्टेबलाइज फिब्रिन, या फिर आप इसको फिब्रिनोजिन भी कह सकते हैं. फैक्टर 13A इज बेसिकली अ फिब्रिनोजिन एक्टिवेटिंग क्लॉटिंग फैक्टर. नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ. दिस टेस्ट यूटिलाइजेस लेटेक्स सस्पेंशन व्हिच रिएक्ट विद फिब्रिन डी डायमर. अब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लेटेक्स सस्पेंशन, जैसे कि और भी डिफरेंट टेस्ट के लिए, CRP के लिए, RA फैक्टर के लिए और मल्टीपल टेस्ट के लिए लेटेक्स यूज़ किया जाता है. इस तरह डी डायमर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी लेटेक्स रिएजेंट या लेटेक्स सस्पेंशन यूज़ किया जाता है जो कि रिएक्ट करता है हमारे ब्लड में मौजूद डी डायमर के साथ. अब डी डायमर उन पेशेंट्स के ब्लड में होगा जिनके ब्लड में एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही होगी. नॉर्मली ये डी डायमर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा. अब उसे रिएक्ट करना है इसलिए टेस्ट सस्पेंशन के साथ एक ग्लूटिनेशन होगी और हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे. नेक्स्ट चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ. इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? इसके लिए हमें लेटेक्स रिएजेंट चाहिए होता है, पॉजिटिव कंट्रोल प्लाज्मा, नेगेटिव कंट्रोल प्लाज्मा, डिस्पोजेबल टेस्ट कार्ड, सैंपल, पाइपेट एंड टाइमर. अब ये चीज़ें हमें क्यों रिक्वायर्ड होती हैं, किस किस स्टेप पे रिक्वायर्ड होती हैं, वो फर्दर आगे हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे. प्लेस 20 माइक्रोलीटर सीरम इन वन सर्कल ऑफ अ टेस्ट कार्ड. ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो कुछ इस तरह से हमारे पास ना टेस्ट कार्ड होता है जिसपे इस तरह से हमारे पास ना सर्कल्स बने होते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर देना है 20 माइक्रोलीटर सीरम. प्लेस सेम क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल इन द सेकंड एंड थर्ड सर्कल. यहाँ पे हमने ऐड कर दिया पॉजिटिव कंट्रोल, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया नेगेटिव कंट्रोल. अब ये पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल क्यों ऐड करते हैं? ये बेसिकली हम लोग अपने किट की या रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन के लिए ऐड करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव कंट्रोल है जब यहाँ पे हम लोग लेटेक्स ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, एग्लूटिनेशन होगी ही होगी. अगर यहाँ पर एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो मतलब हमारा ये लेटेक्स नहीं ठीक है या टेस्ट सही से नहीं परफॉर्म किया गया. इस तरह जो नेगेटिव कंट्रोल वाली साइड है, जब यहाँ पर हम लोग लेटेक्स ऐड करेंगे तो कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी और नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारी किट ठीक है और रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं. अब यहाँ हमने सीरम ऐड कर लिया, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं प्लाज्मा, 20 माइक्रोलीटर प्लाज्मा. यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल, यहाँ पे नेगेटिव कंट्रोल. देन हमने ऐड करना है 20 माइक्रोलीटर लेटेक्स रिएजेंट इन ईच सर्कल एंड मिक्स. जितना हम लोगों ने सीरम या प्लाज्मा लिया है उतना ही हमने ऐड करना है लेटेक्स रिएजेंट. यहाँ पे साथ हम लोग अब ऐड कर देंगे 20 माइक्रोलीटर लेटेक्स रिएजेंट, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, और इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और एग्लूटिनेशन चेक करेंगे आफ्टर 180 to 200 सेकेंड्स. इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो हमारे फॉल्स रिजल्ट्स होंगे. विद इन 180 to 200 सेकेंड्स हम लोगों ने रिजल्ट्स को चेक कर लेना है. अगर एग्लूटिनेशन हो जाए तो रिजल्ट्स
पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन ना हो तो रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक पॉइंट क्लियर करें, अगर हमें कोई इंजरी हो गई है, वहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं, तो हमारी जो बॉडी का पैथोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या करेगा, उस साइड पर प्लेटलेट्स भेजेगा, क्लॉटिंग फैक्टर भेजेगा और वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाएगी। अब अगर एब्नॉर्मल क्लॉटिंग को देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, हमें कोई चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन हमारी वेजल्स के, हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं उसके इनसाइड क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं एंडोथेलियम, मींस ये जो इसकी है इनर लाइनिंग, इधर भी देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है इसकी वेसल्स की इनर लाइनिंग। नॉर्मली मैंने कहा है कि अगर हमें कोई इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, जैसे कि यहाँ से हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो गई है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे और इस जगह पर क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे और जो हमारा वाउंड है वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि ये देखें कि हमारी जो ब्लड वेसल है उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, वो नॉर्मल स्टेट में है, फिर भी यहाँ पर इसके इनसाइड क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, प्लेटलेट्स आ रहे हैं और इस तरह से यहाँ पे फिब्रिन मैचवर्क बन रहा है, इस तरह से यहाँ पर इनसाइड क्लॉट बन गया है। अब इस क्लॉट को तोड़ने के लिए हमारे इस वेसल्स की इनर लाइनिंग से आएगा हमारे पास टीपीए, जिसे कहा जाता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, और यहाँ से हमारे पास आएगा प्लाज्मिनोजेन, ये हमारे पास आ गए टिश्यू प्रोटीन एक्टिवेटर, ये हमारे पास आ गए प्लाज्मिनोजेन। अब इन टिश्यू प्रोटीन एक्टर ने इन प्लाज्मिनोजेन पर एक्ट करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास है प्लाज्मिनोजेन, ठीक है, ये टिश्यू प्रोटीन फैक्टर आकर इस पर एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लाज्मिन में। नाउ प्लाज्मिन इज बेसिकली अ क्लॉट डिसॉल्विंग प्रोटीन, जिसने इस क्लॉट पर एक्ट करना है, इस क्लॉट की ब्रेक डाउन करनी है, इसमें जो फिब्रिन मैशवर्क है उसको तोड़ देना है। अब फिब्रिन मैशवर्क जब टूटेगा तो ये जो क्लॉट है वो हमारे पास आ जाएगा ब्लड में, जिसको कहा जाता है डी डायमिन या फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, और इसकी अमाउंट जितना अब ज़्यादा क्लॉट होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट इसकी ब्रेक डाउन के बाद हमारे ब्लड में आएगी और इसके लेवल को हम लोग मेजर करेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हुई है, इस क्लॉट को कहा जाएगा थ्रोम्बस। अब अगर इस क्लॉट का थोड़ा सा पार्ट टूटकर फर्दर आगे जाकर हमारी कैपिलरीज को या बाकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करें, उन ब्लड वेसल्स को जो कि हमारी बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उन ऑर्गन्स तक भी ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी। अब इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 to 0.50 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे मैंने तो बता दिया था कि पॉजिटिव का पता चल जाएगा, नेगेटिव का पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव एग्लूटिनेशन आ रही है या नेगेटिव आ रहा है, हम लोग इस सैंपल को रन करेंगे मशीन में, ऑटोमेटिक एनालाइजर में, वो हमें अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है किन कंडीशन में इंक्रीज कर सकता है। सबसे पहले आ रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, हमारी जो डीप वेन्स है वहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, तब भी डी डायमर इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया जो प्लाज्मिन है वो इसको तोड़ेगा और इसको भेज देगा हमारे ब्लड में। नेक्स्ट आ रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी डी डायमर का लेवल ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारे पास है क्लॉट, जिसको थ्रोम्बस कहा गया है, ठीक है। अगर इसका कोई पार्ट टूट के आगे फर्दर हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक करेगा, तो ये जो इसका फ्रेगमेंट टूटा है उसको कहा जाता है इम्बोलस। अब यहाँ पे पल्मोनरी कहा गया है लंग्स को, अगर लंग्स की तरफ की ब्लड सप्लाई रुकेगी तो उसे कहा जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी तो इसे कहा जाएगा डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट है स्ट्रोक। अब ये जो एम्बोलस है ये उन पार्ट
हार्ट्स को, उन आर्टरीज को, उन वेन्स को, उन ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर रहा है जो कि हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रोक का सामना करना पड़ेगा। द लास्ट वन इज ट्रॉमा। कोई इंजरी वगैरह हो गई है, उसकी वजह से भी अगर अब नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है इनसाइड, जो अगर किसी की बॉडी की इंजरी या मतलब कि बाहर इंजरी अपेयर नहीं हो रही, हमारी अंदर से किसी पार्ट में डैमेज आ गया है, तब भी डी डायमर का लेवल ज़्यादा हो सकता है। अब एक तो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स की बेस पर आ जाएगा, क्वालिटेटिव मीन्स रिजल्ट की बेस पर भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि डी डायमर पॉजिटिव है पेशेंट का या नेगेटिव है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेस्ट की बेस पे क्वांटिटी देखते हुए भी डी डायमर लेवल का हमें पता चलेगा। इसके अलावा हमारे पास इन डिसऑर्डर्स में ये लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल आ सकती है, चेस्ट पेन होगा, लेग्स में स्वेलिंग होगी और डिफरेंट सिम्टम्स उसकी बॉडी में अपेयर होंगे। और सिर्फ इन सिम्टम्स और डी डायमर के टेस्ट की बेस पर ही हम लोग इन डिसऑर्डर्स को कंफर्म नहीं कर सकते। इसके लिए फर्दर हमें CT स्कैन करवाना चाहिए। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. जज़ाकल्लाह।